एक बार प्रेम से बोलिए फिजिक्स महाराज की जय। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 1 के पार्ट 2 को देखने वाले हैं। और पार्ट 1 हम लोगों ने पहले देख लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। हम प्लेलिस्ट में एक किताब को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं और आप लोग चाहें तो उस किताब का पूरा तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल ही फ्री में, मुफ्त में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात का। अच्छा, एक और बात आप लोग से डिस्कस करना था, वैसे तो करना नहीं चाहिए शुरू में ही, लेकिन आप लोगों के सामने हम डिस्कस कर देते हैं पहले ही कि हमने पिछले वीडियो में 50 नंबर जो क्वेश्चन है उसका गलत आंसर हमने बता दिया है। तो उस क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं एक बार वापस से, और उसके लिए हम सॉरी आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं कि हाँ वो जो है थोड़ा सा गलती मेरे से भी हो गया। कल थोड़ा सा माइंड भी डिस्टर्ब चल रहा था जिसकी वजह से हम जो है उस गलत, मैंने क्या बताया जी, गलत बना दिए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, गलती को सुधारना ही हम लोग का काम होता है और गलती सुधारेंगे हम लोग। देखिए, सवाल कर रहा था किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो लेंस जो हम लोग पसंद करेंगे उस बात को थोड़ा सा समझिए क्या है। देखिए, ऑर्थो लेंस जो होता है ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा प्रतिबिंब बनाता है जी? छोटा प्रतिबिंब। यानी कि अगर छोटा अक्षर को पढ़ना है तो हम छोटा प्रतिबिंब और बनाएंगे तो फिर तो और नहीं पढ़ पाएंगे। छोटा अक्षर को पढ़ने के लिए हमको बड़ा प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा। यानी कि ऑर्थो लेंस वाला जो आंसर है वो बिल्कुल ही गलत आंसर है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात को समझिए कि हमको फोकस दूरी कितना रखना पड़ेगा, 50 रखें कि 5 रखें, क्योंकि उत्तल लेंस तो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, तो यानी कि उत्तल लेंस वाला तो आंसर सही हो सकता है। तो अब इसके लिए हम लोग लेंस की क्षमता की बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो है लेंस की क्षमता जो होता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। इसका मतलब देखिए उल्टा होता है, फोकस दूरी का मान बढ़ेगा तो इसका क्षमता जो है घटेगा, अगर फोकस दूरी का मान कम होगा तो ये फोकस क्षमता का मान क्या होगा जी? बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है। इसलिए फोकस दूरी अगर हम कम से कम रखते हैं तो उसका पावर जो है अधिक होगा। पावर यानी कि क्षमता जो है अधिक होगा, इसका मतलब ज्यादा बड़ा करके दिखाएगा। तो हमको फोकस दूरी कम से कम रखना होगा, और कम से कम रखने के लिए 50 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कंपेरिजन करें तो 5 सेंटीमीटर जो है कम होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब हम समझा देते हैं कि आपको आंसर सी टिक आउट करना है। पिछले वीडियो में हमने आंसर शायद बी बता दिया है, जो कि सरासर गलत है, ध्यान रखिएगा। ये पूरा का पूरा किसी भी तरह से इलॉजिकल आंसर है, ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। और आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 51 नंबर सवाल पे अब हम लोग चलते हैं, और 51 नंबर सवाल से आज के इस वीडियो में गलती हम लोग नहीं करेंगे और पूरा उसका ख्याल रखेंगे। अब पूरा एकदम मन से पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम आप लोग दिखाते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, ये कैसा होता है इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो फोटोग्राफी कैमरा जो होता है इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अगर आप लोग से सूक्ष्मदर्शी भी पूछेगा तो इसमें ध्यान रखिएगा, तब भी उत्तल लेंस का ही प्रयोग होगा सूक्ष्मदर्शी में भी। तो यानी कि फोटोग्राफी का है चाहे सूक्ष्मदर्शी का है, ठीक है, आप लोग उत्तल लेंस टेक आउट करने का प्रयास करेंगे। तो 51 नंबर का याद कर लीजिए ऑप्शन सी को। अच्छा, 52 नंबर जो सवाल है वो क्या कह रहा है जी? तो प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का क्या उदाहरण है? तो ये ध्वनि तरंग, ये तो साउंड है, ठीक। विद्युत चुंबकीय तरंग, ये तो क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक वाला है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। परावैंगनीकरण, ये जो है परावैंगनी तरंग जो होता है सूर्य के किरणों में उपस्थित होता है। तो यानी कि ऑप्शन सी हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, क्योंकि किरण से माने कि किरण में उपस्थित होता है, यानी कि प्रकाश का ही तरंग हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हम लोग टिक आउट कर लेंगे। तो आप लोग ऑप्शन छांट करके भी बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। यहाँ पे कह रहा है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब करके देखने के लिए करते हैं। यानी कि इसमें दर्पण बताना है और दांत को बड़ा प्रतिबिंब करके दिखाना है, ठीक है। दांत का जो है इमेज जो है बनना चाहिए, बड़ा बनना चाहिए। समतल दर्पण तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, तो ई वाला आंसर सिलेक्ट नहीं करेंगे। उत्तल दर्पण तो वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसको भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। यानी कि अवतल दर्पण जो है ये अगर ये कंडीशन देखे, मैंने कहा चीज दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच वाला कंडीशन, यानी कि पहला नंबर कंडीशन, तो उस कंडीशन में ये अवतल दर्पण ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पे इस दर्पण का प्रयोग किया जा सकता है दांतों को बड़ा करके देखने में, ठीक है। तो 53 नंबर का ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह सवाल जो है समझ में आ गया है। अगर यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो कृपया करके आप एक लाइक कर सकते हैं, और इस लाइक से
मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और अपने दोस्तों के साथ यार आप लोग शेयर नहीं करते, बताते नहीं कि कुछ झकास सर भी हैं जो यूट्यूब पे कुछ बवाल कर रहे हैं, तो आप लोग बताया करें अपने दोस्तों को भी, ताकि वो लोग भी पूरा का पूरा वीडियोज़ को देखें। और आप लोग भी प्लीज़ वीडियोज़ को पूरा पूरा देखिए, डाउनलोड करके मत देखिए, हम तो यही कहेंगे डाउनलोड करके मत देखिए, आप प्लीज़ ऑनलाइन ही पूरा का पूरा वीडियो देखिए। इससे मेरा फ़ायदा होगा, आपका तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन मेरा इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब देखते हैं कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। तो अपसारी लेंस कौन सा कहलाता है? जो प्रकाश को छितरा देगा, फैला देगा। तो प्रकाश को छितराने का जो काम करता है वो अवतल लेंस करता है। कौन सा लेंस करता है जी? अवतल लेंस। आप लोग को पता है कि प्रकाश जो है समांतर आता है प्रधान अक्ष के, तो क्या करता है जी? ऐसे फैला देता है। ये क्या करता है? ऐसे अपवर्तन करता है, फैला देता है, यानी कि अवतल लेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 54 नंबर का क्या ऑप्शन टिक आउट करेंगे जी? अवतल लेंस, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 55 नंबर का। कह रहा है 55 नंबर, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ये अवतल दर्पण है, इससे हमको प्रतिबिंब जो है पर्दा पे प्राप्त करना है। तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए, यानी कि दर्पण का फोकस दूरी निर्धारित हम लोग को करना है, तो प्रयोग करता है, यानी कि जो ये काम कर रहा है, जो निर्धारित करेगा फोकस दूरी को, उसे क्या क्या मापने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग दर्पण सूत्र को लगाते हैं। क्या होगा दर्पण सूत्र जी? 1/v और 1/u बराबर 1/f। इससे फोकस दूरी को निर्धारित करना है। इस वजह से आप लोग ध्यान रखेंगे कि वस्तु का दूरी के साथ साथ प्रतिबिंब का दूरी भी, और यहाँ पे वस्तु दूरी, ठीक है, वस्तु दूरी भी और प्रतिबिंब दूरी भी, दोनों का दोनों आपको मापने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यानी कि दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा पर्दा पे, तो प्रतिबिंब दूरी माप लेंगे, और साथ में दर्पण और बिंब यानी कि वस्तु के बीच की दूरी, दर्पण से वस्तु कितना दूरी पर है, ये दोनों को हमको मापना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन जो है सी आप लोग सिलेक्ट करेंगे, 55 नंबर का हो जाएगा सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप लोग समझे होंगे। दर्पण और पर्दा के बीच में देखिए दूरी मापेंगे, तो ये पर्दा पर ही प्रतिबिंब बनाना है, यानी कि प्रतिबिंब दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, दर्पण और बिंब के बीच की दूरी मापेंगे, यानी कि बिंब जो है वस्तु होता है, यानी कि वस्तु का जो है दर्पण से दूरी निकल जाएगा, यानी कि वस्तु दूरी निकल जाएगा, बोले हाँ वस्तु दूरी निकल जाएगा। ठीक है, तो यू का मान निकाल लेंगे, भी का मान निकालेंगे, तो हम लोग का निकल जाएगा, एफ का मान निकल जाएगा, यानी कि फोकस दूरी हम उससे डिसाइड कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझे होंगे। अब यहाँ पे 56 नंबर सवाल को देखिए। 56 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ। तो गोलीय दर्पण कोई भी हो, इसका यानी कि समझिए यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर में है, ठीक है, बाहर से इसको पेंट कर दिया। ठीक है, तो वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, इस सीमा रेखा जो वृत्ताकार सीमा रेखा है, इसका व्यास क्या कहलाएगा? तो इसका व्यास यानी कि यहाँ से लेके यहां तक का दूरी पूछ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग दर्पण का द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? दर्पण का द्वारक। ठीक है, तो 56 नंबर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन डी हो जाएगा। 56 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे 57 नंबर सवाल को समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ठीक है, तो उत्तल दर्पण का हमको फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले का चीज, उत्तल दर्पण होता कैसा? तो उत्तल दर्पण ऐसा होता है। अच्छा, इसका जो है फोकस किधर होता है? तो आप लोग समांतर प्रकाश किरण गुजारते हैं, तो ये इधर रिफ्लेक्ट करता है, और लगता है क्या चीज इधर से आ रहा है, यानी कि उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो धनात्मक है। इधर का दूरी जो है प्लस में होता है, यानी कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होगा, यानी कहीं माइनस वाला मान रिजेक्ट, काम खत्म। अब देखिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या जो है इतना है 32 सेंटीमीटर। तो देखिए वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी क्या होता है जी? आधा होता है, यानी कि 32 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 16 हो जाएगा, यानी कि फोकस दूरी जो है 16 होगा, और वो धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। यानी कि 57 नंबर का ऑप्शन आप लोग सी टिक आउट करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। माइनस तो भूल करके भी टिक आउट मत कीजिए, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो है फोकस दूरी धनात्मक होता है, और वहीं अवतल दर्पण का फोकस दूरी ये क्या होता है जी? ऋणात्मक होता है, इधर माइनस वाला में होता है, यहाँ पे फोकस होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को याद कर चुके होंगे अब तक। 58 नंबर सवाल देखिए। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, तो आवर्धन जो है ऋणात्मक है, यानी कि एम का मान जो है माइनस में है। ठीक है, तो ये माइनस में कब आता है? देखिए ये जो है प्रतिबिंब दूरी और वस्तु के प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। देखिए
जब भी कोनो भी दर्पण हो तो इसमें इसका मतलब होता है कि देखिए वस्तु अगर रखते तो वस्तु हम लोग सीधा रखेंगे, यानी कि उसका ऊंचाई जो है प्लस में होगा, यानी कि H1 हमेशा प्लस में होगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि आवर्धन जो है ऋणात्मक है, यानी कि m का मान माइनस आया है। तो माइनस क्यों आया होगा, क्योंकि H2 का जो है मान माइनस में होगा, तभी तो माइनस में प्लस से भाग देंगे तो m का मान माइनस आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे माइनस में आने का मतलब हुआ कि प्रतिबिंब जो है उल्टा बना होगा। प्रतिबिंब कैसा बना होगा जी, उल्टा कहीं पे बना होगा। ठीक है, अब बात को समझिएगा, तो वस्तु जो है सीधा है और प्रतिबिंब उल्टा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा जी, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि उल्टा है, अगर उल्टा होगा तो निश्चित रूप से ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा, यानी कि सीधा वाला ऑप्शन जो है सीधे सीधे गलत है। ठीक है, और जब उल्टा होता है तो ये वास्तविक होता है, इसका मतलब जो है ऑप्शन ए मानना पड़ेगा। आभासी जो है उल्टा में नहीं बनता है। जब भी आभासी यानी कि काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा ही बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा लगभग बनता है। ठीक है, हमें तो अभी कहीं याद नहीं आ रहा है कि कोई जो है सीधा प्रतिबिंब बनता है वास्तविक वाला। ठीक है, अभी तक हमको कोई याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना कंफर्म है काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा ही बनता है। तो इस चीज को आप लोग याद रख लेंगे। 59 नंबर देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण जो होगा उसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो वक्रित हो सकता है, तो वो अंदर की तरफ से भी वक्रित कर सकते हैं और बाहर की तरफ से भी वक्रित कर देंगे। बाहर की तरफ से अगर वक्रित करते हैं तो इसको उत्तल दर्पण कहेंगे। कौन सा दर्पण कहेंगे जी, उत्तल दर्पण। अगर अंदर की ओर से वक्रित करेंगे तो उसको अति अवतल दर्पण कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर या बाहर दोनों की ओर से क्या कर सकते हैं जी, हम लोग वक्रित कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग टिक आउट करेंगे। तो 59 क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गया होगा। अब 60 नंबर सवाल को थोड़ा सा देख लीजिए। अच्छा, अगर अभी तक समझ में आ रहा है ना जी, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, नीचे प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को डाउनलोड करके मत देखिए। आप लोग डाउनलोड करके देख रहे हैं, इससे मेरा जो है घाटा हो जा रहा है। तो आप लोग डाउनलोड करके मत देखिए, आप लोग ऑनलाइन ही देखने का प्रयास करें। क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन प्लीज़ आप लोग ऑनलाइन ही देखें। ठीक है, डाउनलोड करके मत देखें। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। ठीक है, जो अगर कोई गोलीय दर्पण जो है अंदर की तरफ वक्रित है, किधर वक्रित है जी, अंदर की तरफ वक्रित है, यानी कि गोलीय दर्पण हुआ इसमें अंदर की तरफ वक्रित है, यानी कि बाहर की तरफ का है जी, यहाँ पे रजतित किया हुआ है। तो ये कौन सा दर्पण होगा, तो आप लोग कहेंगे अवतल दर्पण होगा। तो 60 नंबर का ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। 61 नंबर सवाल देखिए, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो। अगर बाहर की तरफ वक्रित होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इधर परावर्तक सतह हुआ तो इधर कि इधर हम लोग को रजतित करना पड़ेगा, तो ये बाहर की तरफ वक्रित होता है, इसको क्या कहेंगे जी, उत्तल दर्पण कहेंगे। तो 61 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पे 61 नंबर का ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे। अब यहाँ पे 62 नंबर जो सवाल है वो है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ, यानी कोई गोलीय दर्पण हुआ, इसका परावर्तक से मान के चलिए अंदर की तरफ है। कहाँ है जी, अंदर की तरफ गोलीय दर्पण का परावर्तक से पृष्ठ कर दिए। इसके केंद्र यानी कि इसके मध्य बिंदु को क्या कहेंगे जी, तो हम लोग ध्यान रखेंगे ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं जी, ध्रुव। तो 62 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है बी सही आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 62 नंबर सवाल तक बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। यार प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पूरा वीडियो देखिए। आपके परीक्षा में जो है इन सभी क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। हम यूट्यूब पे आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे मैंने कंटेंट को अपलोड किया है कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, फलाना पढ़ लो, ढिमाका पढ़ लो। यार कोई फायदा नहीं उतना कंटेंट पढ़ के। आपको कम से कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने हैं, इसलिए जो है आप बहुत कम पढ़ें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको याद कर लेना है मात्र टारगेट से, इससे ज़्यादा बाहर याद करने की जरूरत है ही नहीं। बात को समझे। और सब्जेक्टिव के लिए जो हम मैंने वीडियोस बना के डाल रहे हैं वो काफ़ी है, और बाकी आप लोग गाइड में देख सकते हैं। इससे ज़्यादा आप लोग कुछ भी मत कीजिए, फालतू का वीडियोस देखना बंद कीजिए। इतना हम गारंटी कर रहे हैं कि फालतू का वीडियोस देखना आप लोग बंद कीजिए, नहीं तो आप लोग का ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि व्यूज़ से तो उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 63 नंबर समझिए थोड़ा सा, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित करते हैं। तो वक्रता केंद्र को सेंटर यानी कि ए से क्या चीज सी से सूचित करते हैं। तो 63 नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 63 का आप लोग क्या लगा दीजिएगा, ऑप्शन ए टिक आउट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए, पी जो है ध्रुव को सूचित करता है। पी किसको सूचित करता है जी, ध्रुव को। और ओ जो है लेंस में प्रकाशीय केंद्र को सूचित किया जाता है। और एफ से फोकस को सूचित किया जाता है। किसको सूचित किया जाता है, फोकस को। तो एफ जो हो गया ये सूचित किया जाता है फोकस को। ठीक है, हाई प्रकाशीय केंद्र लेंस में होता है। प्रकाशीय केंद्र कहाँ होता है जी, लेंस में होता है, ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा आप लोग बताते हैं पी जो है ध्रुव होता है, पी क्या होगा, ध्रुव, और हाई होता है वक्रता केंद्र। क्या होता है जी, वक्रता केंद्र, या सिर्फ और सिर्फ केंद्र भी बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो 63 नंबर का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 64 नंबर देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक होता है। तो आवर्धन जो होता है वो क्या होता है जी, प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई यानी कि बिंब का ऊंचाई का अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब अगर प्रतिबिंब का ऊंचाई मापते हैं और बिंब का ऊंचाई, तो कुछ ना कुछ मात्रक है, जैसे मान चलिए कि मीटर माप लिए, ये भी मीटर माप लिए, तो क्या होगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं बचेगा, तो ये मात्रक विहीन होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। है कौन ऑप्शन नहीं होगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो आवर्धन एम का मात्रक जो है कुछ भी नहीं होता, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मात्रक विहीन, ठीक है, यानी कि मात्रक के बिना। अब यहाँ पे हम लोग 65 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। 65 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी धनात्मक कौन सा लेंस का होगा, तो लेंस जो है ध्यान रखिएगा ये उत्तल लेंस होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इधर से का प्रकाश का पक्ष से समांतर अगर प्रकाश किरण लाते हैं तो ये जो है दाहिने तरफ जो क्या करता है जी, ये अपना फोकस बनाता है। क्या बनाता है जी, दाहिने तरफ फोकस बनाता है, यानी कि इधर ही क्या होगा, धनात्मक वाला होगा, तो यानी कि उत्तल लेंस हो जाएगा। तो 65 का आप लोग क्या टिक आउट करेंगे, ऑप्शन बी को टिक आउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं 66 नंबर सवाल। 66 नंबर सवाल क्या कहता है जी, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरता है जो रेखा, उसको क्या कहते हैं जी हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे मुख्य और मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए यहाँ पे गोलीय दर्पण होगा, इसका ध्रुव जो है ए वाला हो गया, ठीक है। वक्रता त्रिज्या का इसको क्या चाहिए, वक्रता केंद्र देना चाहिए था, विद्यार्थी इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए ये जो है केंद्र हो गया, तो केंद्र और ध्रुव को जो मिलाता है रेखा ना जी, इसी को क्या बोलते हैं जी, मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो यानी कि 66 का ऑप्शन जो है ए होना चाहिए। क्या होगा जी, 66 का ऑप्शन ए कर रहे हैं, ऑप्शन बी होना चाहिए। क्लियर है। तो यानी कि वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे हमको लग रहा है कि त्रिज्या गलती से लिखा है, केंद्र सही ऑप्शन में शब्द यहाँ पे फिट बैठता है, ठीक है। तो 66 नंबर क्या होगा जी, ऑप्शन बी टिक आउट करेंगे, और आप लोग सुधार कर लेंगे, त्रिज्या ना होकर के केंद्र होगा वहां पे। अब यहाँ पे 67 नंबर सवाल को समझिए, क्या कह रहा है जी, कि सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश का संकेंद्रण यानी कि एक जगह केंद्र कर देते हैं, सूर्य का प्रकाश जो भी आता है उसको एक जगह केंद्रित कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कोई हमको हमारे पास उपकरण है जिससे सूर्य का सारा प्रकाश जो आता है, ठीक है, वो क्या हो रहा है जी, एक जगह यहाँ पे अपवर्तन के बाद जो है एक जगह इकट्ठा हो जा रहा है, तो इसको बोलेंगे सूर्य प्रकाश का संकेंद्रण, ठीक है। तो इसको अगर एक जगह इकट्ठा करेंगे तो क्या जल उठेगा, जल उठेगा यानी कि क्या माने कि जलने लगेगा, इस बात को पूछ रहा है, ठीक है। अब जल उठना मतलब समझिएगा, पानी उठना का मत समझिएगा, ठीक है। जल उठना मतलब यहाँ पे आग लगने के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो कौन जल जाएगा, यानी कि कागज जलेगा कि पत्थर जलेगा कि लौह चूर्ण जलेगा कि बालू कौन जलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो पत्थर का जो है ज्वलन ताप जो है बहुत अधिक होता है, यानी कि इसको जो है नहीं जला पाएंगे सामान्य रूप से। बालू कण इसका भी ज्वलन ताप बहुत अधिक होता है, तो इसको भी हम जलाना थोड़ा सा लगभग ना के बराबर ही है, अगर यानी कि इकट्ठा करते हैं तो। ऐसा नहीं है कि मुमकिन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब मुमकिन है, लेकिन इसका ज्वलन ताप जो है बहुत अधिक है। लौह चूर्ण का ज्वलन ताप भी बहुत अधिक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर हम बात करते तीनों को हम लोग इवन जलाते नहीं है जल्दी। पत्थर को आप लोग कभी जलाते हुए देखे हैं किसी को, बालू कण को जलाते हुए देखे नहीं देखे होंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन कागज जो है जल सकता है, कागज का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जिससे क्या कर सकता है, सूर्य के प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करके जला सकते हैं। और शायद आप लोगों ने कॉलेज वॉलेज में, चाहे कॉलेज तो आप लोग गए ही नहीं होंगे, अपने स्कूल वगैरह में जो है आप लोग जला करके देखे भी होंगे। आप लोग औजार बॉक्स यानी कि ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है उसमें आप लोग को मिला होगा एक आवर्धक लेंस, उसी लेंस से आप लोग जलाए होंगे। अब चलिए यहाँ पे 68 नंबर सवाल को देखते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो समतल तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करता है, अवतल से वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इससे बड़ा भी हो जाता है, वस्तु से छोटा भी बनाता है, यानी कि तीनों टाइप का प्रतिबिंब बनाता है। और उत्तल जो है हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो 68 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। 69 नंबर सवाल को समझिए ध्यान से। टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट्स में, ठीक है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताया था कि इसको दूर भेजना होता है, तो दूर भेजने के लिए कौन सा दर्पण जी, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये पार्ट 1 वाला जो वीडियो था ना उसमें बताया था, आप लोग पार्ट 1 को भी देखिए, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी जरूर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो 69 क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे। यहाँ पे 70 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है कि वाहनों के साइड मिरर यानी कि पीछे देखने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वाहनों में साइड
मिनट के रूप में आपको कल ही बता चुके हैं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। इसका खासियत यह है कि वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है और साथ में सीधा प्रतिबिंब बनाता है और साथ में आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा प्रतिबिंब बनाता है जी? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि 3 को इसका जो है मुख्य रीजन है जिसकी वजह से ही उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर यानी कि पीछे के वस्तु को देखने के लिए। यही 3 को वजह के कारण देखिएगा आप लोग बाइक का छोटा सा जो आईना होता है ना जी, उसमें बड़का चुका ट्रक को भी छोटा सा बनाकर दिखा देता है। तो उसमें बाइकवा का जो है शीशवा में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण का वो बना होता है। ठीक है, तो उसको साइड मिरर हम लोग बोल देते हैं। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र प्लस वाला होता है जिसमें वस्तु दूरी का में प्लस में दिखाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि प्लस वाला जो है सब में प्लस में होता है जी, इसको दर्पण सूत्र बोलते हैं। अच्छा, हाई भी जो है माइनस में कबो नहीं होता है। ठीक है, हाई 1 के बटा में यू, लेकिन भी ऊपर नहीं होगा, ये भी गलत है। लेकिन यहाँ पे अच्छा ये भी गलत है। ठीक है, और वही लेंस सूत्र का बात करते हैं, क्या होगा जी? 1 बटा भी, और यहाँ पे वस्तु दूरी जो होता है ई माइनस में होता है, यू जो है माइनस में होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ई लेंस सूत्र है, एक पार्ट 1 में इसका डिस्कशन किए थे। और यह जो है दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा कि दर्पण सूत्र एक प्रकार का क्या चीज है? वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच का संबंध है। ठीक है, दर्पण सूत्र से क्या चीज याद करते हैं जी? वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी और क्या चीज जी? फोकस दूरी के बीच का संबंध ज्ञात करते हैं। चाहे संबंध बताने वाला एक सूत्र है, ऐसे आप लोग भाषा बनाकर लिख सकते हैं। तो आप लोग 71 नंबर जो है सवाल को समझ गए होंगे। यहाँ पे 72 नंबर सवाल आप लोग ध्यान से समझिए। क्या कर रहा है जी? 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है। तो अगर दोनों पृष्ठ गोलीय हो तो लेंस होता है। 2 को पृष्ठ वाला क्या होगा जी? लेंस होगा। दर्पण 1 पृष्ठ वाला होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 72 नंबर का हो जाएगा जी? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। 72 का हो जाएगा जी? ऑप्शन ए हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे। यहाँ पे 73 नंबर सवाल को देखिए। 73 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी? उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो देखिए, उत्तल लेंस जो होता है ये प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर देता है। ये प्रकाश को क्या करता है जी? एक जगह इकट्ठा कर देता है। तो जो प्रकाश एक जगह केंद्रित हो तो इसको बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं जी? अभिसारी। तो यहाँ पे अभिसारी लेंस बोलेंगे। और वहीं अवतल लेंस होगा तो क्या होगा जी? अपसारी लेंस कहेंगे उसको। अवतल लेंस को क्या कहेंगे जी? अपसारी लेंस। कल एक बच्चा जो है नीचे कमेंट कर दिया था, पार्ट 1 वाला जो वीडियो डाले हैं ना उसमें कमेंट कर दिया था, बाबू 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हमने सही बताया। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ध्यान से पढ़िएगा, तब आप लोग जो है मेरे आंसर को गलत काटने से बचिएगा। तो आप लोग क्या करते हैं ना कि कुछ भी कहीं से भी पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है मेरे वीडियो पे कमेंट करने लगते हैं। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दें। हम जो बताते हैं ना वो रियल कंटेंट ही बताते हैं। बाई चांस मेरे से कभी कभी मिस्टेक हो जाता है जिसको हम अगले वीडियो में सुधार भी देते हैं। ठीक है, तो मिस्टेक्स मेरे से बहुत कम होते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे और मेरे से पढ़ते चलिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो देखिए, लेंस जो हो गया यहाँ पे हो गया, इसका एक इधर वक्रता गोलीय वक्रता होगा, एक इधर भी गोलीय वक्रता होगा। इसका मतलब इधर एगो केंद्र होगा, इसका इधर भी क्या होगा जी? केंद्र होगा। इसका मतलब लेंस का जो है वक्रता केंद्र 2 होता है, यानी कि 74 का हो जाएगा जी? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ध्यान रखिएगा, लेंस में बहुत सारे चीजें ऐसे होते हैं जो 2 होते हैं। ठीक है, जैसे वक्रता केंद्र 2 होगा, फोकस 2 होता है। फोकस क्या होता है जी? 2 होता है। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब जो है आप लोग से पूछा जा सकता है कि फोकस कितने होते हैं? तो फोकस जो है 2 होते हैं। और वहीं पूछेगा प्रधान अक्ष कितने होते हैं? कितना होता है? तो आप लोग कहेंगे 2, लेकिन गलत है। प्रधान अक्ष एक होता है। देखिए यहाँ पे दोनों वक्रता केंद्र को जो मिलाता है ना जी रेखा, इसको क्या बोलते हैं जी? प्रधान अक्ष बोलते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये प्रधान अक्ष एक होता है, चाहे दर्पण में चाहे गोलीय लेंस में हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 74 नंबर का जो है आंसर आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, 75 नंबर सवाल देखिए, लेंस के केंद्रीय बिंदु कहते हैं। तो लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है, ये लेंस हो गया, इसका केंद्रीय बिंदु हम आपको बताए हैं ऊपर ओ से शुरू करते हैं, और ए होता है प्रकाशीय केंद्र, यानी कि 75 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सवालों को बहुत बढ़िया से समझते चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 76 नंबर सवाल देख लेते हैं। इसको कभी कभी 76 भी बोल देता है विद्यार्थी सब, लेकिन 76 नहीं है, 76 है। ठीक है, जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? ठीक है, तो जब किसी लेंस पर समांतर किरण आपतित होगा तो अब देखिए, अब अगर लेंस जो है अवतल बना देते हैं, लेंस कौन सा बनाते हैं जी? अवतल। तो अगर इस पे हम लोग समांतर किरण को लाएंगे तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि ई प्रकाश किरण को फैला देगा। क्या करेगा जी? फैला देगा। तो यानी कि फैलाएगा। अगर वहीं उत्तल लेंस लगाते हैं, क्या लगाते हैं जी? उत्तल लेंस।
अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, तो उत्तल लेंस प्रकाश को क्या करेगा जी, इकट्ठा करेगा। अगर इकट्ठा कर दिया प्रकाश को तो यानी कि इसमें जो है धुआं भी उठेगा, कागज भी सुलगेगा, यानी कागज में आग भी लग जाएगा। तो ये उत्तल लेंस होगा तब। लेकिन अवतल लेंस अगर लगा दिए, अवतल लेंस लगा दिए तो क्या इनमें से कोई प्रक्रिया होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन मारना होगा। तो यहाँ पे लेंस को जो है फिक्स नहीं किया है, लेंस को इसने फिक्स नहीं किया है। अगर हमने किताब का जब आंसर देखा था, किताब का आंसर जो है ऑप्शन सी माना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग एक शब्द मिक्स कर लीजिए, यहाँ पे जब किसी उत्तल लेंस पर क्या लगा दीजिएगा जी, जब किसी उत्तल लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि कागज सुलगने भी लगेगा और धुआं भी उत्पन्न होने लगेगा, इसका मतलब कागज जलने लगेगा, ठीक है। सामान्यतः यही कहना चाहता है, कागज जलने लगेगा। तो 76 नंबर का ऑप्शन जो सी किताब में दिया था उसके अनुसार से देखे तो यहाँ पे एक उत्तल शब्द जरूर जोड़ लीजिएगा। प्लीज मेरा बात मानिए, उत्तल शब्द आपको जोड़ लेना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग खाली आंसर को रटिए मत, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है सुधार भी करना जरूरी होता है कहीं कहीं पे, जो कि हम हैं ना सुधारने के लिए। आप लोग मेरे ऊपर भरोसा रखिए ना यार, क्या दिक्कत है। आप लोग बहुत ही प्यारे विद्यार्थी हैं कि अभी तक देख रहे हैं, तो कितना गोरा तो मैंने अभी भाग गया होगा, कब्बे भाग गया होगा, क्योंकि उसको रील्स देखने का आदत हो गया है, ठीक है। 15 सेकंड में उसको कुछ नया चाहिए। लेकिन वैसे विद्यार्थी जो है सही विद्यार्थी नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे 77 नंबर, लेंस में कितने फोकस है। आपको अभी ऊपर हमने बताया कि लेंस में 2 फोकस होता है, एक लेफ्ट साइड में भी, एक राइट साइड में भी। लेंस का क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायऑप्टर होता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एंगस्ट्रॉम दूरी का भी मात्रक माना जाता है, ध्यान रखिएगा, इस शब्द को भी पूछता है एंगस्ट्रॉम को। अब यहाँ पे 78 नंबर के बाद जो है हम लोग क्या कर लेते हैं जी, ये सीधे सीधे 79 नंबर में चले आते हैं। कितना नंबर में चले आते हैं जी, 79। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस जो है इसका फोकस दूरी किधर होगा जी, धनात्मक होगा। फोकस दूरी तो इसका माने दाहिने तरफ होता है ना, तो फोकस दूरी धनात्मक होगा, इसका मतलब जो है उत्तल लेंस की क्षमता भी क्या होगा जी, धनात्मक होगा। क्यों, क्योंकि क्षमता का जो सूत्र होता है 1/f होता है, टोटली डिपेंड करता है फोकस दूरी पर, और फोकस दूरी जब धनात्मक तो क्षमता भी क्या हो जाएगा जी, धनात्मक हो जाएगा। तो 79 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग सवाल को समझ गए होंगे। अब 80 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस भाई ऐसा होता है, देखिए अवतल लेंस ऐसा होता है, और इसका जो है फोकस दूरी किधर होता है जी, इधर फोकस दूरी होता है ऋणात्मक में। तो ऋणात्मक फोकस दूरी होगा तो क्या होगा जी, क्षमता भी ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन का जो है 80 नंबर का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 81 नंबर सवाल को समझिए, प्रकाश गमन करता है, तो प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तिरछा रेखा में गमन नहीं करेगा, टेढ़ा मेढ़ा रेखा में गमन नहीं करेगा। और क्यों सीधा रेखा में गमन करता है, अगर इसका आंसर आप लोग को पता है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए, हम जरूर आपके आंसर को सही या गलत बताएंगे। अब यहाँ पे समझिए 82 नंबर सवाल, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए एक अवतल दर्पण हो गया। अच्छा अवतल दर्पण ना है जी, हम लेंस का है बनाने लगे, गजब के इंसान है। दर्पण कह रहा है और हम लेंस बनाने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, एकदम मेरा दिमाग आज भी सही है, ठीक है। देखिए फोकस दूरी जो है 20 है, इसका फोकस इधर होगा तो फोकस दूरी जो है कितना है जी, 20 है। तो यहाँ पे f का मान जो है माइनस में 20 लिखना पड़ेगा, क्योंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई, यानी कि वस्तु जो है दर्पण के ध्रुव से, यानी कि यहाँ पे ध्रुव होता है, ध्रुव से जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि वस्तु दूरी जो दिया है वो 30 सेंटीमीटर दिया है, और वस्तु दूरी भी क्या होगा जी, माइनस में होगा, क्योंकि इधर लेफ्ट साइड में वस्तु को रखा जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका मान पूछ रहा है, यानी कि भी का मान पूछ रहा है, तो हमें मजबूरी है कि लगाना पड़ेगा दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र का जो है क्या होता है जी, यहाँ पे दर्पण सूत्र हम लगा रहे हैं, तो इसका सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। यहाँ से अगर हम 1/v का मान निकालें तो क्या होगा जी, 1/f और माइनस में हो जाएगा 1/u हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1/v बराबर क्या होगा जी, 1/f, f का मान कितना है जी, माइनस का 20 है, तो माइनस का 20 रख लेंगे, माइनस है u का मान 1/, देखिए u का मान जो है माइनस का 30 है, तो माइनस का 30 रख लेंगे, ठीक। अब यहाँ से देखिए 1/-20 और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा जी, 1/30 हो जाएगा। हम चाहें तो देखिए 30 को जो है इधर पहले लिख सकते हैं, 1/30 हो जाएगा, और 1/20 जो माइनस में, इसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। इसका बटा का जोड़ घटा बनेगा तो क्या होगा जी, 20 और 30 का लघुत्तम जो है 60 होगा, 30 3 60, तो 30 दूना के 60 तो 1 दूना के 2 होगा, 20 3 60 तो 1 दूना के 2 होगा, 1 मिनट, 20 3 60 तो 1 3 3 होगा, यानी कि हो जाएगा कितना जी,
यहाँ पे हो जाएगा 2 में से 3 घटेगा तो माइनस का वो 1/60 हो जाएगा। इसका मतलब क्या चीज़ है, 1 जो भी का मान है वो क्या चीज़ माइनस में 1/60 हुआ है। इसका मतलब इसको पलटेंगे, देखिए भी को जो है अगर ऊपर लेके जाते हैं, भी को कहाँ लेके चले जाते हैं जी, ऊपर लेके चले जाते हैं, तो ये 60 भी ऊपर जाएगा तो क्या होगा जी, माइनस का 60 सेंटीमीटर जो है आंसर होगा। यानी कि 60 सेंटीमीटर जो है इधर बनेगा, 60 सेंटीमीटर इधर, ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे समझिए 60 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर आंसर को तो पहले गलत काटिए, ठीक है। 60 सेंटीमीटर, दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु की ओर, वस्तु की ही ओर, यानी कि वस्तु जिधर है उधर है, तो यानी कि बात सही है, ऑप्शन ए कर देंगे। इसमें क्या लिखा है, दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण की ओर, दर्पण की ओर यानी कि इधर को आ रहा है, दर्पण की ओर यानी कि दाहिने तरफ को आ रहा है, तो यानी कि दाहिने तरफ नहीं होगा, बाएं तरफ होगा। तो 82 नंबर का ऑप्शन क्या मारिएगा जी, ऑप्शन ए टिक आउट कीजिएगा। जिधर वस्तु है उधर बनेगा, जिधर वस्तु है उधर ही बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 82 नंबर सवाल को समझ गए होंगे। अब यहाँ पे 83 नंबर सवाल को समझते हैं बढ़िया से। कह रहा है यहाँ पे, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी है, ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है। तो अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु है, यानी कि यू का जो मान है वो माइनस में 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पे अवतल दर्पण हम बना देते हैं आप लोगों को समझने के लिए। अवतल दर्पण के इधर ही वस्तु रखेंगे तो इसका जो दूरी है 30 सेंटीमीटर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, यानी कि दर्पण के पीछे बन रहा है, ये कितना सेंटीमीटर पर जी, यानी दर्पण का जो पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, ये बन रहा है 40 सेंटीमीटर पर, यानी कि जो है प्रतिबिंब का जो दूरी होगा वो प्लस में 40 होगा, ठीक। तो दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, 1/f का मान ज्ञात करना है। तो आप लोगों को पता है कि 1/f का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा जी, 1/v प्लस 1/u के बराबर होगा। ये दर्पण सूत्र है हम लोग का। तो 1/v का मान कितना है जी, प्लस में 40 है, और 1/u का मान जो है माइनस में 30 है। तो हम डायरेक्ट यहीं पे माइनस लिख रहे हैं, यहाँ पे 30 लिख दे रहे हैं। है 4, देखिए 40 तिया 120 होता है, यानी कि 120 इसका लघुत्तम होगा। 40 तिया 120, तो 1 तिहाई 3 हो जाएगा, माइनस 30 चौका 120, तो यहाँ पे 1 चौका 4 होगा। इसका मतलब होगा कि माइनस 1/ कितना होगा जी, ए 120 होगा। यानी कि देखिए 1/f का ही मान है, ये सब कहता किसका मान है जी, 1/f का मान है। तो अगर f ऊपर लेके जाते हैं तो नीचे 1 आएगा, तो नीचे 1 का कोनो वैल्यू नहीं होगा। 120 ऊपर जाएगा तो माइनस का कितना होगा जी, 120 होगा, नीचे 1 का कोनो वैल्यू नहीं होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यानी कि f का मान किधर आ गया जी, 120 आ गया माइनस में, यानी कि इधर ही इसका फोकस होगा, यानी कि इधर 120 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। इस बात को समझिएगा ध्यान से। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या है जी, 120 सेंटीमीटर है, लेकिन दर्पण से क्या चीज लेफ्ट साइड में है, ठीक है, दर्पण से क्या है जी, लेफ्ट साइड, यानी कि वस्तु जो रखा गया है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा गया है। इसीलिए जो है पहला कंडीशन, यानी कि ये काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से पक्का बड़ा बना होगा, और देख लो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, यानी कि 83 का जो है ऑप्शन ये कितना हो जाएगा जी, 83 का ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सवाल को भी समझे होंगे। अब 84 नंबर सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो वक्रता त्रिज्या 20, तो फोकस इसका आधा होगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 84 नंबर का हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 85 नंबर सवाल देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। अब देखिए इस सवाल में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। सवाल में कंट्रोवर्सी क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, यानी उसे यानी किसे, वस्तु के बारे में पूछा गया है। तो वस्तु के बारे में पूछा गया तो प्रकाश का स्रोत भी होगा, और उस वस्तु को दीप्तिमान वस्तु भी कहेंगे। प्रकाश का स्रोत भी होगा, वस्तु का क्या कहेंगे जी, दीप्तिमान वस्तु कहेंगे। और जो प्रकाश निकल रहा, अगर उस प्रकाश के बारे में पूछता तो प्रकाश को क्या बोलते जी, किरण पुंज बोलते, चाहे प्रकाश पुंज बोल देते। बात को समझ रहे हैं ना जी, क्योंकि प्रकाश या किरण पुंज का जो है गुच्छा होगा। तो यानी कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। तो अब जो है यहाँ पे एक बिहार बोर्ड का हम रूल बताते हैं, ठीक है। अब जैसे समझिएगा ध्यान से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, साथ में क्या चीज, ऑप्शन डी, 4 को ऑप्शन दिया रहेगा। अब यहाँ पे सिचुएशन यह है कि पहला नंबर ऑप्शन भी सही आपको लग रहा है, और ऑप्शन सी भी आपको क्या लग रहा है जी, सही लग रहा है। बात को समझिए ध्यान से, ऑप्शन ए भी सही लग रहा है, ऑप्शन सी भी सही लग रहा है। तो आप किसको टिक आउट करेंगे। हालांकि इनमें से सभी भी ऑप्शन है, लेकिन देखिए किरण पुंज तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें या तो वस्तु के बारे में पूछा है, कैसे के बारे में पूछा जी, वस्तु के बारे में, प्रकाश के बारे में नहीं पूछा है। अगर प्रकाश के बारे में पूछता तो है सब ऑप्शन गलती हो जाएगा, किरण पुंज डायरेक्ट बोल देते, चाहे प्रकाश पुंज अगर ऑप्शन होता प्रकाश पुंज मार देते। लेकिन ऑप्शन बी तो यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि सभी ऑप्शन तो नहीं टिक आउट करेंगे। तो फिर क्या ऑप्शन टिक आउट कर सकते हैं, ऑप्शन ए करे कि ऑप्शन सी करे। आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, और यही कंफ्यूजन आप लोग को ले डूबता है।
ठीक है। और आप लोग कभी सोचते हैं कोई ए मार के चलाता है, कोई सी मार के चलाता है, तो बिहार बोर्ड का रूल कहता है कि अगर दो ऑप्शन लगातार मैंने कहा दो को ऑप्शन सही दिख रहा हो तो जो सबसे पहले ऑप्शन होगा उसी ऑप्शन का करेंगे जी हम लोग सही टिक आउट करेंगे। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए को आपको टिक आउट करना पड़ेगा, यानी कि 85 नंबर का जो है ऑप्शन ए को मजबूरी में सही करना पड़ेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर क्या होता है कि ऑप्शन ए सही ना होकर के क्या सही होता है जी, थोड़ा सा बात को समझिए ध्यान से। ऑप्शन बी सही होता है और ऑप्शन सी सही होता है, तब किसको सही मारते हैं? तो ध्यान रखिएगा इस समय जो है ऑप्शन बी और सी में जो है पहले बी आता है, इसलिए ऑप्शन बी को टिक आउट करके आते हैं। अगर मान के चलिए किसी सिचुएशन में ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सही होता है, ऑप्शन ए सही हो गया और ऑप्शन डी सही हो गया, तो ऐसे कंडीशन में पहले ऑप्शन ए आता है, इसलिए पहले ऑप्शन ए को हम लोग टिक आउट करके आ जाएंगे। तो अगर आप लोग को सवाल में दो ऑप्शन या दो से अधिक ऑप्शन आपको सही दिख रहा हो तो जो सबसे पहले ऑप्शन होता है उस ऑप्शन को आप लोग सही टिक आउट करेंगे। यानी कि इसका मतलब यही होता है कि इस 85 नंबर का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर आप लोग टिक आउट करके आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे। अब देखिए 86 नंबर सवाल को देखिए, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों का कहते हैं जी, समूह को क्या कहते हैं? थोड़ा सा बात को समझिएगा ध्यान से। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे किरण पुंज कहते हैं या फिर प्रकाश पुंज कहते हैं। इस बात को समझिए, किरण पुंज कहते हैं या फिर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो 86 नंबर का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान रखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन के बारे में कह रहा है कि प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्रों कहते हैं। तो प्रकाश का जो किरण होता है उसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं जी, हम लोग किरण आरेख खींचते हैं। यानी कि 87 नंबर का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, उस किरण को दर्शाने वाला जो चित्र होता है ना उसको किरण आरेख ही बोलते हैं। और आपके परीक्षा में कभी कभार 2 नंबर के लिए किरण आरेख पूछ दिए जाते हैं। तो 87 नंबर का आप लोग ऑप्शन कौन सा टिक आउट करेंगे जी, ऑप्शन ए टिक आउट कर लेंगे। 88 नंबर देखिए, आवर्धन का ए सही मात्रक है। तो आवर्धन का जो ए सही मात्रक होगा इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आवर्धन का कोई ए सही मात्रक नहीं होता है, ना ए होगा ना ए होगा ना ए होगा। तो 88 नंबर का करिएगा जी, ऑप्शन डी टिक आउट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे। अब यहाँ पे 89 नंबर यानी कि 89 नंबर जो सवाल है उसके तरफ आ जाते हैं। कह रहा उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया, ठीक है, एक उत्तल दर्पण है, इसके सामने कोई वस्तु को हम लोग रख दिए जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हुई। तो जाहिर सी बात है कि वास्तविक प्रतिबिंब तो नहीं बनाता है उत्तल दर्पण, ठीक है, यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। तो कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आप लोग इन कंसेप्ट को याद कर लीजिए यार, प्लीज याद कर लीजिए। अब 89 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए 90 नंबर, किसी लेंस की क्षमता जो है माइनस में 2 डी है, यानी कि P का मान जो है माइनस का 2 डी दे दिया है और सूत्र होता है P बराबर 1/f। अगर हम लोग f का मान निकालना चाहें तो 1/p ही होगा। इस बात को समझ रहे हैं ना, 1/p होगा। तो फोकस दूरी पूछा है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ई मीटर में होता है फोकस दूरी। तो यहाँ पे देखिए एक पी का जो मान है माइनस में 2 डी है, ठीक है, तो डी को हटाइए क्योंकि हम लोग मात्रक जो है डायफ्टर न लगाकर अब मीटर हम लोग लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले जी, मीटर। यानी कि हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है माइनस का 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब कि प्लस से माइनस से भाग दें तो माइनस होगा और 1/2 का मतलब 0.5। अब इसका मात्रक होगा मीटर, यानी कि माइनस में 0.5 मीटर होगा, सेंटीमीटर तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस में 0.5 मीटर होगा, प्लस वाला भी नहीं होगा। तो 90 का जो है ऑप्शन डी टिक आउट कर देंगे। अब यहाँ पे 91 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो आप लोग को सभी लोग को याद होगा कि हीरा का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है और इसका अपर्तनांक शायद 2.42 होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात का। अगर आप लोग को याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो अभी याद कर लीजिए। हम तो कंफर्म नहीं है लेकिन इतना ही होता होगा जहां तक मेरे दिमाग में आ रहा है। देखिए 92 नंबर सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस कौन सा कहें? अभिसारी लेंस जो एक जगह इकट्ठा करता है प्रकाश को और प्रकाश को इकट्ठा करने वाला काम करता है उत्तल लेंस, यानी कि 92 नंबर का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 92 नंबर का ऑप्शन ए टिक आउट करेंगे। आपको कई बार हम बता चुके हैं कि उत्तल लेंस क्या करता है जी, यहाँ पे प्रकाश को इकट्ठा कर देता है। अरे एक जगह इकट्ठा करता है, गलत किरण खिंचा गया, उस चित्र पर ध्यान मत दीजिएगा। एक जगह इकट्ठा करता है, बस इतना भाई याद रख लीजिए, कई बार बता चुके हैं।
अब देखिए 93 नंबर कह रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु का जो माने कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, सीधा प्रतिबिंब होता है, किसी भी दूरी पर, कोई भी दूरी हो सीधा प्रतीत होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, वो जो है समतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है, यानी कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब जो है बनाता है वो समतल बनाता है, उत्तल भी बनाता है, भाई अवतल हमेशा सीधा नहीं बनाता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन डी की तरफ हमको देखना पड़ेगा, या तो समतल अथवा उत्तल, यानी कि ऑप्शन डी होगा, क्योंकि समतल दर्पण भी हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल दर्पण भी हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो 93 नंबर का हो जाएगा जी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 94 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक निर्वात में होगा। अगर निर्वात नहीं दिया होता तो हवा दिया था, यानी कि हवा यानी कि वायु दिया होता तो वायु कर देते हैं। अगर ये सब में से नहीं दिया होता तो आपको अपर्तनांक याद होना चाहिए। अपर्तनांक जिसका सबसे कम होगा वो क्या होगा जी, उसमें प्रकाश का चाल जो है सबसे ज्यादा होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अपर्तनांक के बेसिस पे जो है आपको टिक आउट करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग 10वां क्लास के विद्यार्थी हैं, इसलिए निर्वात या वायु जरूर ऑप्शन में दिया रहेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो निर्वात या फिर वायु, निर्वात नहीं रहेगा तब वायु मारिएगा। ठीक है, निर्वात रहेगा ऑप्शन में तो खाली निर्वात ही टिक आउट करना है। अब देखिए 95 नंबर सवाल देख लीजिए, तैलीय कागज होता है। तो ये आप लोगों को तो परिभाषा में मैंने के उदाहरण में लिखा होता है कि प्रभाषक होता है। क्या होता है जी, प्रभाषक, यानी कि इससे प्रकाश जो है कुछ जाता है कुछ नहीं जाता है। ठीक है, यानी कि कुछ प्रकाश का कण जो है इससे आर पार कर जाएगा, कुछ प्रकाश का कण जो है इससे आर पार नहीं कर पाएगा। समतल दर्पण का फोकस दूरी हमने पार्ट 1 में ही बताया कि समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है अनंत होता है। ठीक है, इसका हम लोग परिभाषा बनाते हैं कि अनंत त्रिज्या वाले गोलीय दर्पण के एक छोटे से, बहुत छोटे से भाग को क्या कहते हैं जी, समतल दर्पण कहते हैं। अनंत त्रिज्या वाले गोलीय दर्पण के बहुत ही छोटे भाग को हम लोग क्या कहते हैं जी, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसका त्रिज्या अनंत होगा और अनंत का आधा भी अनंत होता है, ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, तो 96 नंबर का ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर लेंगे, इस समतल दर्पण का त्रिज्या होगा। अब यहां पे समझते हैं 97 नंबर, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक समान आकार का बने। ठीक है, तो अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है जी, अवतल दर्पण। और कहां रखा जाए कि देखिए प्रतिबिंब जो है उल्टा भी बनाना है, वास्तविक भी बनाना है और समान आकार का भी बनाना है। तो ये कौन सा कंडीशन होता है, वक्रता केंद्र पर रखते हैं। ये चौथा नंबर कंडीशन आपको हम बताए हैं, कंडीशन जो है 6 गो होता है। 6 गो में चौथा नंबर कंडीशन जो होता है वक्रता केंद्र पर, और काची वक्रता केंद्र का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, यानी कि वक्रता केंद्र वाला कंसेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। 97 नंबर का ऑप्शन कौन सा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 97 का आप लोग ऑप्शन सी टिक आउट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 98 नंबर सवाल कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कौन होगा, उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसको वो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है कौन होता है। तो ये देखिएगा ध्यान से कि ये आवर्धित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब तो नहीं होता है। अच्छा, उत्तल दर्पण हमेशा उल्टा प्रतिबिंब यानी कोई भी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाता है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा प्रतिबिंब यानी कि हरासित यानी कि छोटा करके प्रतिबिंब बनाता है, हरासित माने कम करके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 98 का जो है ऑप्शन सी टिक आउट कर देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा जी, सीधा एवं हरासित हो जाएगा। अब यहाँ पे 98 नंबर की वजह है बात जो है 99 नंबर सवाल को देखिए ध्यान से, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया सकता। आपको पता है कि जो पदार्थ जो है पारदर्शी नहीं होगा उसको हम लोग लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं करेंगे। जल पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है, इसका मतलब क्या चीज, जल का प्रयोग कर लेंगे। कांच पारदर्शी होता है, मतलब कांच का भी प्रयोग कर सकते हैं। पीतल जो है अपारदर्शी वस्तु है, इसलिए पीतल का हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते। तो 99 नंबर का हो जाएगा जी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 99 का ऑप्शन जो है सी आप लोग टिक आउट कर लेंगे। 100 नंबर सवाल देखिए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर है, तो वह गोलीय दर्पण कैसा है। अगर दर्पण का फोकस दूरी कह रहा है कि प्लस में है, इसका मतलब पक्का उत्तल दर्पण होगा, यानी कि 100 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर गोलीय दर्पण का है आप फोकस दूरी उसका प्लस में कहे तो जाहिर सी बात है कौन सा दर्पण होगा जी, उत्तल दर्पण होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है वो का चीज ऐसा यहाँ पे प्रकाश किरण आपतित कराते हैं तो परावर्तित इधर हो जाता है और ऐसा लगता है का चीज इधर से आ रहा है। तो देखिए ध्रुव से दाहिने तरफ की दूरी जो होती है धनात्मक होती है, यानी कि प्लस में कहा मतलब का चीज उत्तल दर्पण होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे 100 नंबर का ऑप्शन हो गया, तो यहाँ पे देखिए 101 नंबर का, और 101 नंबर के लिए हमको जो है थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे छोटा कर लेते हैं। ठीक है,
देखिए कह रहा है, कहाँ गया जी, कह रहा है 101 नंबर में, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने कारण है। तो कम गहरा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अपवर्तन होता है। क्या होता है जी? अपवर्तन। देखिए कोनो गिलास में अगर सिक्का डाल देते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं जी? पानी। तो सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठल दिखाई देता है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश से क्या होता है जी? अपवर्तन होता है। प्रकाश से देखिए सिक्का का प्रकाश जो है निकलता है और जल के सतह से क्या होता है जी? अपवर्तित हो जाता है, और इस वजह से क्या होता है जी? यहाँ पे जो है सिक्का थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 101 नंबर का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 102 नंबर देखिए, यहाँ पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो है लेफ्ट साइड होता है, इधर फोकस होता है, क्योंकि प्रकाश किरण इधर से आता है और इधर से परावर्तित हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ जी? यहाँ पे लेफ्ट साइड में होगा इसका फोकस दूरी, इसका मतलब ऋणात्मक होगा, क्योंकि ध्रुव से लेफ्ट साइड की सभी दूरियां क्या होती है जी? ऋणात्मक होती है। तो 102 नंबर का क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 103 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है जी? किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नांकित में कौन सा संबंध सही है? तो हम आपको बताए हैं दो ही कंडीशन, या तो त्रिज्या जो होगा वो कच्ची होगा जी? 2 एफ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा जी? 2 एफ के बराबर होगा। इसको हम बढ़िया से लिख देते हैं, ये 2 एफ के बराबर होगा। या फिर जो फोकस दूरी होगा वो त्रिज्या का आधा होगा। ठीक है, तो यानी कि जो त्रिज्या होगा फोकस का 2 गुना होगा। ये ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। फोकस का आधा त्रिज्या नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, 3 गुना नहीं होता, ये भी गलत है। दोनों बराबर भी नहीं होता है, ये भी गलत है। तो 103 का जो है ऑप्शन बी आप लोग टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चले आते हैं सीधे सीधे 104 नंबर सवाल पे। 104 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी? कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक पारदर्शी गोलीय कवच आप लोग देखे होंगे, जैसे आप लोग कभी नेता उता का भाषण देते हुए देखे होंगे, तो उसके देखिए यहाँ पे कुछ टेबल होता है। ठीक है, और टेबल पे कांच लगा होता है। क्या लगा होता है जी? कांच लगा होता है। और यहाँ पे जो है वो नेता क्या करते हैं जी? खड़ा होके भाषण देते हैं। ठीक है, ये नेता यहाँ पे खड़ा होकर भाषण देते हैं। तो इसी कांच के कवच, यानी कि ये जो है सेफ्टी के लिए जो लगाया होता है ना, बुलेट प्रूफ कवच होता है, इस कवच के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इसका बाहरी त्रिज्या यानी कुछ मोटा होगा। ठीक है, इसका बाहरी त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है, भीतरी त्रिज्या जो है 19.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? यानी कि उत्तल लेंस की जैसा व्यवहार करेगा, कि प्रिज्म के जैसा, कि समांतर पट्टिका के भांति, और क्या अवतल लेंस की भांति। तो इसके लिए थोड़ा सा हमको चित्र बनाना पड़ेगा। ये ऐसा हम तो इसका मतलब समझ गए, ये अवतल लेंस ही होगा, क्योंकि हम बता रहे हैं क्या होगा जी। थोड़ा सा समझिए, इस सवाल को बढ़िया समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक सवाल आप नहीं समझेंगे तब तक मेरे बातों को समझ नहीं पाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझा पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, ये जो है कोई नेता है। ये क्या है जी? कोई नेता है, चाहे कोई व्यक्ति है, और ये व्यक्ति जो है खूब बढ़िया से मुस्कुरा के भाषण दे रहे हैं। और यहाँ पे लगा है इनका सुरक्षा कवच। यहाँ पे क्या लगा है जी? सुरक्षा कवच। ये कांच का ही बना होता है, पारदर्शी है तो कांच का ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चाहे जो भी चीज का हो ध्यान रखेंगे, ये पारदर्शी है। इस सवाल में क्या कह दिया जी? पारदर्शी कह दिया है। ठीक है, अब बात को समझिएगा ध्यान से। इधर से कोई प्रकाश किरण आता है, इधर से क्या होता है? प्रकाश का किरण आता है, तो ये एक लेंस की भांति ही काम करेगा, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होगा, फिर अपवर्तन के बाद जो है निर्गत होगा। ठीक है, तो ये क्या चीज होगा जी? ये एक लेंस की भांति काम करेगा। अब लेंस की भांति काम करेगा तो कौन सा लेंस बोलेंगे? तो देखिए, ये जो है इधर से उत्तल है, इधर का चीज अवतल है, तो इसका बोलते हैं हम लोग उत्तलावतल। क्या बोलते हैं जी? उत्तलावतल। ध्यान रखिएगा। और उत्तलावतल जो है अवतल दर्पण, अवतल लेंस का जो है प्रकार में आता है। उत्तलावतल कौन सा लेंस में आता है जी? अवतल लेंस के प्रकार में आता है। यानी कि जाहिर सी बात है कि अवतल लेंस का ही प्रयोग, यानी कि अवतल लेंस की भांति ही काम करेगा। तो इसका 104 का जो है ऑप्शन डी मारिएगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी टिक आउट करना है, उत्तलावतल यानी कि अवतल। ठीक है, अगर 105 नंबर नहीं दिख रहा तो इसको हम 12 कर देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग कहेंगे सर 105 नंबर तो दिखाइए नहीं दिया। तो 105 नंबर देख लीजिए। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक नहीं बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा। यानी कि 105 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए 106 नंबर। 106 नंबर जो कह रहा है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है पारदर्शी होता है, एक क्या होता है जी? पारदर्शी। दूसरा जो होता है पारभासी होता है। क्या होता है जी? पारभासी। ठीक है, और तीसरा जो है अपारदर्शी होता है। क्या होता है जी? अपारदर्शी। तो ये 3 गो प्रकाशिक
माध्यम होते हैं। तीनों को आप लोग याद कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि 106 क्वेश्चन जो है आप लोग को समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग मुझे कमेंट में थैंक यू बोल सकते हैं। अगर नहीं बोलना चाहते तो कोई भी दिक्कत बात नहीं है। आप लोग जो क्या करें जी, बढ़िया से पढ़ाई करें और एग्जाम को क्रैक करके दिखाएं। ओके, धन्यवाद।